हेलो स्टूडेंट्स। तो नई वीडियो में आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों। तो नीट वाले चैप्टर 1 के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वो हमारे जो इस चैप्टर का सिलेबस है उसमें से ये समझ लीजिए चार्जिंग बाई इंडक्शन हट गया है। लेकिन चार्जिंग बाई इंडक्शन हटने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जो चार्जिंग बाई इंडक्शन की जिनमें बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना तो पड़ेगा भाई, चाहे वो हट भी गया हो फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। भले ही उस पर कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन ना आए कि भाई चार्जिंग बाई इंडक्शन से ही होना है, जो ऐसा ना आए, लेकिन उसके बीच में कहीं जरूरत जरूर पड़ सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि चार्जिंग बाई इंडक्शन ना पढ़ें। तो पढ़ जरूर लीजिएगा थोड़ा सा उसके बारे में कि चार्जिंग बाई इंडक्शन बस होता क्या है, क्योंकि उसके कहीं बीच में क्वेश्चन में जरूरत आपको हो सकती है। ठीक बच्चों, तो चलो इस चैप्टर के बाकी तो क्वेश्चन हमें लगाने ही है सारे। चार्जिंग बाई इंडक्शन पे अगर कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से ही हम वीडियो चला रहे हैं। अभी नीट वाले क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा कि मेंस वाले क्वेश्चन हम इससे पहले कर रहे थे। अब नीट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बीच बीच में कभी नीट के कभी मेंस के, वो चलते रहेंगे। इस हिसाब से चलते रहेंगे कि कुछ चैप्टर हम नीट वाले लेंगे, कुछ चैप्टर मेंस वाले। ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, है क्या ये। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। देखो भाई, दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर है, ये लो जी, एक ही पॉइंट से वो दोनों लगे हुए हैं। सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट से इस तरीके से लटके हुए हैं एक ही पॉइंट से। दो चार्ज स्फीयर है भाई, ठीक है। और टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों डी। चलो ठीक है, अब ये डी जो है ये दे रखा है कि डी एल से काफी छोटा है। देखो पढ़ते जाओ लिखते जाओ। देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। मासलेस स्ट्रिंग है एल लेंथ की, इनिशियली एट डिस्टेंस डी अपार्ट बिकॉज दे आर म्यूचुअल रिपल्शन। एक बात बताओ, दोनों चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, ये भी प्लस है, मान लो ये भी प्लस है, इस पे क्यू चार्ज, इस पे क्यू चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या होगा आपस में, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से उनके बीच का जो गैप है वो डी है। चार्ज बिगिंस टू लीक, इस पे से चार्ज ना लीक होना शुरू हो गया। लीक होना शुरू हुआ मतलब चार्ज कम होना शुरू हो गया। पहले बॉल पे भी चार्ज कम होना शुरू हो गया, दूसरी बॉल से भी चार्ज कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि चार्ज बिगन्स टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट। दोनों से चार्ज कम होना शुरू हो गया और एक कांस्टेंट रेट के साथ कम होना शुरू हो गया। कांस्टेंट रेट का मतलब समझते हो आप? मान लो रेट को क्या कहेंगे, डी क्यू बटे डी टी। ध्यान से समझना, रेट का मतलब हुआ डी क्यू बटे डी टी बच्चों। मतलब ये है कि चार्ज जो है ना टाइम के साथ एक कांस्टेंट रेट से लगातार लीकेज हो रहा है। लीकेज होने का मतलब कम हो रहा है। रेट का मतलब समझो, तो रेट को कहोगे आप डी क्यू बटे डी टी बच्चों, और ये डी क्यू बटे डी टी से चार्ज लगातार कम हो रहा है। चलो, दोनों स्फीयर से, ये भी नहीं कि एक से, ये डी क्यू बटे डी टी लगातार कम हो रहा है, इस पे से चार्ज टाइम के साथ लगातार। समझना रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है चार्ज बटे टाइम। मान लो 2 कूलाम चार्ज पर सेकंड, एक सेकंड में 2 कूलाम कम हो जाता है, एक सेकंड में 2 कूलाम कम हो जाता है। इसको डी क्यू बटे डी टी, ऊपर तो है कूलाम, कूलाम का मतलब क्यू, और बटे नीचे है टाइम तो मतलब टी। और जब इसको एक्यूरेट निकालते हैं तो डी क्यू बटे डी टी लिखते हैं, इसको एक्यूरेट निकालते हैं जब। तो ये हो गया इसका जो रेट है, इन दोनों पर कम होने का रेट। अब इन्होंने पूछा है एज रिजल्ट इफ स्फीयर अप्रोच ईच अदर। जैसे जैसे देखो ये चार्ज कम होगा, सिंपल सी बात है, चार्ज कम होगा। चार्ज कम होगा तो इस पे ये जो क्यू है अभी फिलहाल चार्ज थोड़ी देर में कम हो जाएगा, इधर से भी ये कम हो जाएगा। तो इनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है ना रिपल्शन का, ये कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये चार्ज क्यू कम हो रहा है,
कम हो रहा है, तो ये फोर्स भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पहले ज्यादा थी और अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये देखो, इस तरीके से ये डिस्टेंस कम होने लगेगी। ये डिस्टेंस अब रह गई, पहले ये डी थी, अब ये रह गई एक्स। इन्होंने ये बोला। तो अब ये पूछा है, देखो यही बोला, स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v, और ये दोनों एक दूसरे को v वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। भाई जैसे जैसे इस पे देखो चार्ज कम होता चला जाएगा दोनों पे, तो ये एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे। जब ये एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे तो दोनों की जो स्पीड है वो एक दूसरे की तरफ, मान ली मैंने v। अब हमें ये निकालना है कि चार्ज कम हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसी टाइम पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस x है, उस टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है कि v x की कितनी पावर पे डिपेंड करता है। तो देखो भाई एक काम करते हैं, जब ये x डिस्टेंस पे उस टाइम पे इधर इस पे फोर्स लग रहा होगा F, इधर इस पे फोर्स लग रहा होगा F, तो चलो इसको बैलेंस कराते हैं कि ये किस तरीके से बैलेंस करेगा। तो बैलेंस कुछ ऐसे करेगा कि ये, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, देखो इस बॉल का, तो सर इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, इधर की तरफ टेंशन काम करेगी t। अगर सामने हम एक डिस्टेंस खींच ले यहाँ, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल होगा थीटा। तो t के दो कंपोनेंट कर दो, इधर हो गया t cos थीटा और इधर हो गया t sin थीटा। अब इस बॉल पे ना देखो कितने फोर्स है, इस बॉल पर नीचे की तरफ तो mg फोर्स है, ऊपर की तरफ t cos थीटा फोर्स है, इस साइड में t sin थीटा फोर्स है, और लेफ्ट साइड में F फोर्स है। F का मतलब है ये इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्शन। भाई इस पे भी Q चार्ज है, इस पे भी Q चार्ज है, तो दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्शन। ये डिस्टेंस x है, यहाँ से हम साइन थीटा वगैरह कॉस थीटा वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो वो तो जब जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, सबसे पहले ये आपस में बैलेंस हो गए, नीचे की तरफ mg है, उसको बैलेंस कर लिया ऊपर वाले t cos थीटा ने, t cos थीटा से बैलेंस हो गया mg, तो mg की वैल्यू आ गई t cos थीटा। अब t sin थीटा राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है f, तो t sin थीटा को बैलेंस कर लिया f ने। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, देखो t से t कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया टेन थीटा बराबर f बटे mg। अब हमको x चाहिए, और मतलब x की टर्म में चाहिए, तो पहले टेन थीटा की वैल्यू रखो, यहाँ उठा के रख सकते हो, चलो वो भी रख देंगे। एक काम कीजिए, पहले टेन थीटा बराबर f की वैल्यू रख दो यहाँ से। अब देखो ये दो चार्ज है, एक q है ये इधर और एक q है ये इधर, इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्शन। अब दो चार्ज के बीच में लगने वाला रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, क्या होता है, वो होता है सर k q1 q2 मतलब q स्क्वायर, और बटे में इनके बीच का गैप मतलब x स्क्वायर। तो हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं f की जगह k q स्क्वायर बटे में mg इंटू में x स्क्वायर, ये आ गया आपका। तो k q स्क्वायर बटे x स्क्वायर। अब यहाँ से टेन थीटा की रख दो वैल्यू, टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये हो गया जी आपका थीटा, ये हो गया L, और ये सामने x/2। तो यहाँ से अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस से पहले इसको निकाल लो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा L स्क्वायर अंडर रूट में L स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस से निकाल लिया बच्चों, तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये तो परपेंडिकुलर काम करेगा, जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो थीटा के नीचे होता है वो बेस होता है। तो ये तो आ गया x/2, और बटे में बेस हो गया यहाँ से L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। इसको अगर सॉल्व किया जाए बच्चों तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, तो ऊपर x/2 और नीचे ये अंडर रूट में 4L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4।
अब ये 4 अंडर रूट में है, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू सॉल्व करके आ गई बच्चों x बटे में अंडर रूट 4l² माइनस x²। ये tan थीटा की वैल्यू, इस tan थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। तो x बटे में अंडर रूट में 4l² माइनस x² बराबर k और बटे में mg इंटू में x²। एक काम कर सकते हैं, हम दोनों तरफ का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा इधर mg(x³ बराबर उधर चला जाएगा k² और अंडर रूट में 4l² माइनस x²। चेक करो बच्चों ठीक है कि नहीं। तो बच्चों इसमें जो है mg जो है आपका, सॉरी क्या खुल गया, mg(x³ इक्वल्स टू k² और अंदर बचा 4l²। x² को अप्रोक्स आपने 0 ले लिया अंडर रूट में। सर ये क्यों ले लिया आपने? देखो यहाँ पे एक चीज दी हुई थी, ऊपर देखो जरा क्या दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ था कि d की वैल्यू l से बहुत छोटी है। अब d, ये तो d से भी छोटा है, ये x, देखो d तो थी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब जब इनमें से चार्ज लीकेज होगा तो उनके बीच की डिस्टेंस और घट जाएगी। तो x बहुत छोटा है l से, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा l से, l² से। तो ये जो x² है यहाँ, ये बहुत छोटा है, लगभग 0 है, इसे छोड़ दो। तो बचा कितना बच्चों? तो ये बचा सर mg(x³ kx², अंदर 4l² बचा, उसका अंडर रूट करेंगे तो 2l बचेगा। ठीक, अब यहां से अगर आप इसको ध्यान दोगे, ये x² नहीं q² था, एक मिनट, तो ये q²। अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, q² की वैल्यू आ गई, देखो ये सब बटे में चला जाएगा, mg बटे में 2kl और इनटू में x³। तो यहां से बच्चों q² प्रोपोर्शनल आ गया x³ के, q² x³ के प्रोपोर्शनल है। अब यहां से हमको क्या करना है, हमें निकालनी थी वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले एक काम करो, आपको ये पता है ना, यहाँ से ऊपर से देखो, इनका जो dq/dt था कहाँ गया, वो ये रहा। dq/dt यहाँ पे बताया था मैंने आपको, ये कांस्टेंट था, मतलब इनमें से चार्ज के लीकेज होने का जो रेट था बच्चों, वो कांस्टेंट था। चलो उसे करते हैं। आप एक काम करो, पहले q प्रोपोर्शनल टू x⁵2, पावर को मैं दूसरी तरफ ले गया, जब q पे से पावर हटा दी तो दूसरी तरफ जाके वो 1/2 हो गई। यहाँ पे था q का पावर 2, दूसरी तरफ जाएगी तो 1/2, तो x⁵2। अब कर दो इसका डिफरेंशियल dq/dt प्रोपोर्शनल टू, इसे t मान के करो, x को, पावर सामने आ गई, x⁵2 माइनस 1, तो ये बन गई पावर 1/2। डिफरेंशियल करना आना चाहिए बच्चों, डिफरेंशियल आएगा तभी कर पाओगे। अगर डिफरेंशियल में दिक्कत है तो फिर उसे डिफरेंशियल वाली वीडियोस देख के पहले डिफरेंशियल क्लियर करो अपना, डिफरेंशियल जहाँ पढ़ा है आपने वहां से डिफरेंशियल को क्लियर करो। तो q का तो dq/dt, x⁵3/2 का पावर सामने आ गई, एक पावर कम हो गई, तो 3/2 में से एक पावर कम होकर कितनी बची, 1/2। तो फिर x का करो तो dx/dt। अब ये dq/dt को क्या कहते हो आप, कांस्टेंट है ये, तो c लिख दो इसको, प्रोपोर्शनल टू 3/2 x⁵1/2। और dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी ये बटे में पहुंच जाएगा इधर से, c के बटे में 3/2 x⁵1/2। तो ये प्रोपोर्शनल है, तो c और 3/2 तो वो है कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल आ गया 1/x⁵1/2 के। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो v प्रोपोर्शनल आ गया x⁻⁻1/2 के। बच्चों इनमें से ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, v प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻1/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब मैं कहूँगा कि नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जो इतने अच्छे होते हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन बढ़िया था, बढ़िया क्वेश्चन था। और ढंग से करो, ध्यान से करो, कई कई बार देख के करो इसको कि कैसे किया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वाला जो सवाल है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कर चुके हैं कब? ये कर चुके हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस, सेम क्वेश्चन, यही यही क्वेश्चन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जरा यही था कि नहीं। हाँ बच्चों सेम ये क्वेश्चन मैं देख लिया है मैंने। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर की, जब हमने वीडियो 1 बनाई थी उसका पहला ही क्वेश्चन ये है। वो 2023 में आया था, मतलब ये क्वेश्चन 2023 में आया है। और उससे पहले ये 2016 में, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2016 में भी आया था, फिर 23 में भी आ गया। तो 2023 के पहले ही क्वेश्चन को हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें इसको क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को ना पता वो फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को ही कर ले, सेम क्वेश्चन वही है, सेम। ठीक है, तो वहां से कर लीजिएगा, दोबारा करने से तो कोई फायदा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड is given by E equals to A into R, a charge contained in a sphere of radius A। मान लो भाई एक स्फीयर है जिसकी रेडियस A है, ओके, और इसमें से फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड। फील्ड की वैल्यू दे रखी A इंटू आर। आर का मतलब सेंटर से जितना दूर आपको चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। तो अगर आर डिस्टेंस पे चाहिए सेंटर से, तो आर डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू ए इंटू आर है। चलो ठीक है, बाद में इस रेडियस की वैल्यू ए रख देंगे। फिलहाल मैंने पहले इसको आर मान लिया। सेंटर से इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटर से और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे लगा है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया। तो वहाँ पे फील्ड की वैल्यू ए इंटू आर है। अब हम यहाँ से बाद में रख देंगे उसको ए। अब हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, मान लेते हैं क्यू बंद है। अब इस सरफेस में से कितना फील्ड बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, ऐसे। फील्ड का मतलब हुआ इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड का मतलब हुआ इसके अंदर का बंद चार्ज, और ई डॉट डी आर को खोलो तो ई देखो बाहर की तरफ है, इस पे एक छोटा सा ई डॉट तो ये हो गया बच्चों ई डॉट डी आर नहीं सॉरी डी ए होता है, डी ए। डी ए का मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना एरिया है। चलो इसको खोल देते हैं। ई डॉट डी ए को खोलेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा, ये आपने डी ए एरिया ले लिया, उसकी डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ है, ई की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन। ई डॉट डी, अब ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब देखो सेंटर से आर डिस्टेंस पे ई की वैल्यू थी ए आर। अब ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस है ए, तो आर की जगह बच्चों यहाँ पे ए रख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे ए इंटू स्मॉल ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उठा के रख दो यहाँ। तो ए इंटू स्मॉल ए इंटू डी ए, ठीक है। अब ये कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए, ये जो कैपिटल ए है ये कांस्टेंट है, ये एरिया वाला ए नहीं है, वैसे ये है ये तो, और ये स्मॉल ए है, ये रेडियस है, दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ गए। अंदर बचा डी ए का इंटीग्रेशन, डी ए है ये एरिया, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए का इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा एरिया, अब देखो ये पूरा एरिया जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ ये पूरा एरिया। अब इसका जो पूरा एरिया होगा बच्चों वो कितना होता है 4 पाई ए स्क्वायर। किसी भी स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है 4 पाई ए स्क्वायर। ये बच गया क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू इनसाइड की वैल्यू आ गई 4 पाई ए इंटू में ए स्क्वायर, तो ए क्यूब, इंटू में कैपिटल ए और इंटू में एप्सिलॉन नॉट।
तो ये आंसर चेक कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक साथ ले लो, चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ए क्यूब। चेक करो इनमें से कौन सा आंसर सही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए स्क्वायर पहला नहीं है, ये भी दूसरा भी नहीं है, तीसरा हो गया, बस चौथा है नहीं। तो आंसर इसका सी करेक्ट हो गया बच्चों। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप सरफेस एरिया को लेके फील्ड निकाल के और गॉस थ्योरम को लगाना है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो आपको एक डायग्राम दिया है, पढ़ते हैं जरा क्या दिया है। 2 पिच बॉल carrying equal charge are suspended from a common point by string of 2 equal length। अच्छा, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम आर। तो पहले वाले में दिया है कि 2 पिच बॉल हैं, दोनों पे क्यू चार्ज है, इक्वल चार्ज, इस पे क्यू ले लेते हैं, इस पे क्यू ले लेते हैं, और कॉमन पॉइंट से बंधी हैं, इक्वल लेंथ की हैं, तो ये लेंथ एल, ये लेंथ एल ले लेते हैं। अब इन्होंने कहा इनके बीच का सेपरेशन आर दे रखा है, देखो ये आर दे रखा है आपसे, चलो ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड। अब इनको स्ट्रिंग को यहाँ से बीच में से ऐसे आपस में मिला दिया, यहाँ से आपस में मिला दिया इस तरीके से, तो ये देखो ये मिला दिया है। दूसरी वाली फिगर में आ जाओ, ये मिला दिया है। पहले ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y थी पूरी, अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो आधी रह गई बीच में यहाँ से y/2 रह गई, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है पहले r था, अब ये r डैश हो गया। तो पहले इस एंगल को थीटा मान लेते हैं पहली वाली फिगर में, तो दूसरी वाली फिगर में ये बीटा हो जाएगा, थीटा की जगह बीटा, ठीक है, बदल गए दोनों। चलो अब ये पूछा है कि जब हम इसको बीच में से यहाँ बांध देंगे, यहाँ से इन रस्सियों को दोनों को आपस में, तो अब इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो सेपरेशन, ये मतलब आर डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर डैश निकाल। तो बड़ा आसान है भाई, इसको एक काम कर लेते हैं, फ्री बोर्ड डायग्राम से हो गए सवाल। यहाँ पे नीचे की तरफ mg, इसका वेट, इधर की तरफ टेंशन, ये थीटा होगा तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। इन दोनों के बीच में लगेगा एक फोर्स F, वो F निकाल लिया हमने, F1 कह दो इसको, या F1 ही कह दो, चलो F ही कह दो बस, छोड़ो। अब देखो ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे mg है, दोनों बैलेंस हैं आपस में। तो पहली फिगर में टी साइन थीटा को तो बैलेंस कर लिया F ने, और टी कॉस थीटा को बैलेंस कर लिया बच्चों mg ने। अगर मैं यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दूं आपस में, टी से टी कट गया, तो टेन थीटा बराबर आ गया F बटे में mg। बोलो यहाँ तक ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम दूसरी फिगर में क्या होगा, दूसरी फिगर में भी सर ऐसे ही नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है F डैश। इस बार फोर्स बदल जाएगा, टेंशन भी बदल जाएगी, ये T डैश, ये एंगल भी बदल गया बीटा, तो ऊपर की तरफ ये T डैश कॉस बीटा, और इधर की साइड में T डैश साइन बीटा। तो यहाँ से दोनों को आपस में फिर से आपस में इक्वल करते हैं, इधर T डैश साइन बीटा और बराबर इसने बैलेंस कर लिया F डैश को, और T डैश कॉस बीटा इसने बैलेंस कर लिया बच्चों mg। दोनों को डिवाइड कर दो, T डैश कैंसिल, साइन बीटा बटे कॉस बीटा टेन बीटा बराबर F डैश बटे में mg। अब देखो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, एक इक्वेशन तो ये बन गई टेन थीटा बराबर F बटे mg पहली फिगर से, और दूसरी फिगर से टेन बीटा बराबर F डैश बटे mg। दोनों को डिवाइड कर लो आपस में, टेन थीटा बटे में टेन बीटा बराबर, उधर आ जाएगा F डैश F बटे mg, टेन थीटा के सामने तो, और टेन बीटा के सामने F डैश बटे mg, mg से mg गया कट, तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया टेन थीटा बटे टेन बीटा बराबर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो F डैश इंटू में टेन थीटा बराबर F इंटू में टेन बीटा। अब जरा F की वैल्यू, पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स है पहले वाली फिगर में, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको K लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख लेते हैं। K
Q1 Q2, तो चार्ज तो दोनों पे बराबर था, क्यू स्क्वायर हो गया Q1 इंटू Q2, और बटे इनके बीच का गैप R स्क्वायर इंटू में टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू चाहो तो अभी रख लो चाहे बाद में रख लेना, चलो अभी रख लेते हैं, एक काम करते हैं अभी रख लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर, ये है देखो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर R, देखो जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ ये परपेंडिकुलर, थीटा के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और बेस हो गया y, तो परपेंडिकुलर तो हो गया R/2 और बेस हो गया y। अब उधर चलो f, अब इन दोनों के बीच में f f f f f उल्टा कर दिया हमने, f डैश रखना था इधर, तो ये वाली फिगर से रखना था f डैश, तो यहाँ पे चार्ज तो सेम थे, बस r स्क्वायर की जगह यहाँ r डैश था, r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर। अब ऐसे ही उधर चलो, अब f, तो k क्यू स्क्वायर बटे इनके बीच का गैप, तो r स्क्वायर, इनके बीच का गैप हो गया r स्क्वायर। टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया r डैश बाई टू, r डैश बाई टू, और बटे में बेस, बेस हो गया y/2। देख लो ये बेस है, ये जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है r/2। चलो k से k कट गया, q से q मतलब q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया, देखो ये y से y कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब इधर क्या बचता है? इधर बचता है r बटे में r डैश का स्क्वायर। अब उधर चलो, और ये 2 भी था नीचे 2, उधर चलो, उधर चले दूसरी तरफ, तो उधर r डैश और बाकी सब चीजें कट गई, और बटे में r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे इधर ले आओ, तो r का क्यूब बराबर 2, ये r डैश था, r डैश का स्क्वायर है, r डैश का स्क्वायर नहीं था, r डैश था खाली, एक मिनट, ये था यहाँ r डैश था केवल, r डैश। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करी तो इधर तो r क्यूब बन गया, ये 2 r डैश का क्यूब बन गया, दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लो, r बचा, इधर 2 की पावर 1/3 हो गया क्यूब रूट करके, और r डैश का इस क्यूब था उसका क्यूब रूट कर दिया, तो r डैश बच गया। r डैश की वैल्यू आ गई r बटे 2 की पावर 1/3। अब चेक कर लो कि कौन सा आपका आंसर ठीक बैठ रहा, ये वाला बी बैठ गया, r बटे में r की पावर क्यूब, इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, r बटे में क्यूब रूट 2 का, क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर, तो 2 की पावर 1/3, तो ऑप्शन बी हमारा सही बैठ गया। आसान सवाल था ये, कुछ ज़्यादा वो नहीं, पर फिर भी इतना भी आसान नहीं था कि एकदम से सॉल्व कर दोगे, अच्छे सवाल आते थे पहले नीट में, ये तो अब बिल्कुल हलवे हलवे सवाल आने लगे ज़्यादा, ठीक है, पहले सवाल थोड़े ठीक आते थे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही आसान सवाल है आपके पास ये, इन्होंने दिया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। चलो जी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे समझ लीजिए, उसके अंदर एक डाइपोल को रख दिया आपने, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, और इस डाइपोल को फील्ड से आपने थीटा एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे रखा है, आपको ये कहा है द डाइपोल एक्वायर्स ए पोजीशन सच दैट एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डाइपोल की जो एक्सिस है वो थीटा एंगल बना रही है, एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। ये जरूरी बात है, देखो एक बात सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का जब कोई डाइपोल फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है माइनस का PE cos थीटा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले की एक एक ये समझ लो शर्त है, क्या शर्त है सर? शर्त ये है कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। देखो अब थीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें 90 रखूं तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यही इन्होंने कहा है, यही बोला है इन्होंने कि डाइपोल का जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एज्यूमिंग द पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0,
पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है। तो इसका मतलब हमारा जो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये लगेगा है। अच्छा सर, अगर वो कुछ और दे देता कि 90 पे कुछ और, फिर ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ वैलिड ना होता, फिर हमें क्या करना पड़ता, तो फिर हमें यह फॉर्मूला बनाना पड़ता। बनाना कैसे है, तो उसके लिए आपको किसी और सवाल में आएगा तो बता देंगे कि कैसे बनाना पड़ता, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है। चल इसलिए रहा है क्योंकि थीटा 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 दी है, और इस फॉर्मूले में भी जब थीटा 90 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। कैसे, अगर cos 90 की वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी 0 हो जाएगी, अगर थीटा की जगह 90 रख दें तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड है, चल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इस डाइपोल की थीटा एंगल पे कितनी हो गई, माइनस पीई कॉस थीटा। अच्छा, टॉर्क, टॉर्क का हमेशा फॉर्मूला ये होता है पीई साइन थीटा। बच्चों, अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का पीई कॉस थीटा होता है। लेकिन इसकी मैंने बता दिया कि एक शर्त है, इस शर्त यह है कि पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो वो हो भी रही है, इन्होंने दिया भी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सीधा सीधा हो गया। टॉर्क तो आ गया पीई साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पीई कॉस थीटा। तो चेक कर लो, द टॉर्क एंड पोटेंशियल पीई साइन थीटा माइनस पीई कॉस थीटा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 पीई साइन थीटा 2 पीई, बाकी तो सब, पहला तो पीई साइन थीटा और माइनस पीई कॉस थीटा पहला ही ऑप्शन बन रहा बच्चों, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बन रहा। तो किसी और सवाल में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वो ये कह दे कि थीटा 90 पर वो पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं होता, फिर हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाते, फिर हमें इस फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा अपने तरीके से। वो फिर बताएंगे आपको कि कैसे बनाना है, वर्क से बनाना होता है, और किसी क्वेश्चन में आएगा तो जरूर बताएंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। 2 क्वेश्चन मेरी नज़र में बहुत अच्छे थे यहाँ पे, एक तो वो चार्ज लीकेज वाला, और दूसरा क्वेश्चन अभी इससे पहले वाले किया था जो हमने, जिसमें वो रस्सियाँ बंधी हुई थी, स्ट्रिंग बंधी हुई थी, चार्ज बंधे हुए थे, उसको बीच से क्लैंप कर दिया था, वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ कर सकते हो सब कुछ कर दिया करो, ठीक है। ग्रोथ करो चैनल की, पढ़ाते रहेंगे आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे।